नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अर्पण। और अर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम लोग हर रोज किसी खास विषय पर बात करते हैं और साथ में आपके कल के राशियों का हाल भी बताते हैं। तो आज भी वही करेंगे, कल के राशियों का हाल हम बताएंगे और साथ में आज हम कुछ आपके लिए खास लेकर आए हैं। ये खास क्या है कि अब हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आप जहाँ रह रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। यानी आज वास्तु की चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, ये शायद जनाने की भी कोशिश करेंगे कि आपका घर आपके लिए कितना फेवरेबल है। आज के युग में अपने लिए एक घर बनाना बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि बहुत सारे पैसे लगते हैं उसमें और ये एक परिवार के लिए एक अनुष्ठान की तरह है, नहीं बड़ा कठिन होता है। इसमें गृह प्रवेश के सही मुहूर्त में सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद गृह प्रवेश किया जाता है, परंतु सभी प्रकार के पूजा अनुष्ठान के बाद भी कई बार ये देखने को आता है कि एक मकान छोड़कर जाने से, दूसरे मकान में रहने से एक ही परिवार के सुख और शांति में अंतर आ जाता है। मतलब एक परिवार जब एक मकान में रहता था तो बड़ा खुश था, पर नए मकान में प्रवेश करने के बाद वो काफ़ी तनाव में आ जाता है। या लगातार लोग बीमार रहने लगते हैं, या लगातार आप हानि में आते हैं, या लगातार आपको बुरे ख्याल आते हैं, या लगातार सब लोग गुस्से में आ जाते हैं, या लोग आपस में लड़ने लगते हैं। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। तब एक बात दिमाग में आती है कि आखिर ऐसा क्यों? पहले मकान में ऐसा क्या था जिसके कारण आप सुखी थे, और दूसरे मकान में ऐसा क्या है जिसके चलते भी आप संकट में फंस गए हैं, यानी शांति और सुख आपका समाप्त हो गया है। यहाँ उस मकान का जो वास्तु है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। एक एक करके हम देखते हैं कि किस तरह से कोई घर आपके मेंटल पीस को प्रभावित कर सकता है। देखते हैं कि कैसे जिस भवन में आप रहते थे उस भवन में सारी चीज़ें बड़ी अच्छी थी, और अब जिस भवन में रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो एक एक करके चर्चा करते हैं। यदि आपके घर का दरवाज़ा नॉर्थ ईस्ट में है या ईस्ट में है तो आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले, पर यदि आपका घर साउथ ईस्ट में दरवाज़ा है तो निश्चित तौर पर परेशानी हो सकती है, आप काफ़ी ज़्यादा तनाव में आ सकते हैं। साउथ ईस्ट के मकान में अक्सर स्ट्रेस बढ़ जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर आपके घर की सीढ़ी आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में होती है तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि वहाँ पे पैसे की बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि घर का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है, सीढ़ियों में होता है। और सीढ़ी अगर नॉर्थ ईस्ट में बन जाए तो ऐसे जातकों को हमेशा लाभ की परेशानी रहती है। एक तीसरी बात आती है कि यदि आपके घर में कोई गड्ढा साउथ वेस्ट में हो, यानी चाहे वो सीवरेज हो चाहे वाटर टैंक हो, अगर आपने साउथ वेस्ट में बना दिया तो इससे आपको धन संचित ही नहीं होता, आप लगातार परेशान रहते हैं। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि साउथ वेस्ट को ठोस रहना चाहिए, भारी रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब हम वहाँ पे कोई तलघर बना लेते हैं या कोई वाटर टैंक बना लेते हैं, या वहाँ पर हम किसी तरह का कोई भी गड्ढा बना लेते हैं, जैसे हम लिफ्ट, आजकल घरों में लिफ्ट भी लगने लगे हैं, तो वो लगा लेते हैं, तो उससे भी काफ़ी तकलीफ आती है। कई बार ऐसा होता है कि हम नॉर्थ ईस्ट में सीवरेज टैंक बना देते हैं, तो ये भी एक बड़ी परेशानी की वजह होती है। आमतौर पे जब कभी भी आप घर बनाते हैं तो आप अपने वास्तु को अच्छे से देख लें, चाहे आपका घर किसी भी दिशा का हो। एक वास्तु सलाहकार से सलाह ले करके घर का दरवाज़ा, किचन, सीढ़ियाँ, आपके जो बेडरूम्स हैं वो, और साथ में पूजा का घर, इसके अलावा आप अपना बेडरूम, ये सारा कुछ तय कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आपकी छोटी छोटी गलतियां आपके मेंटल पीस को डैमेज कर देती हैं। जितने भी घरों में ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है आप उसमें देखिए कि साउथ ईस्ट का गेट होता है, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। अगर ऐसा कोई गेट आपके पास में हो तो अपने घर में छोटा सा एक अच्छा 437 या 415 मेगा हर्ट्ज़ का एक बढ़िया साउंड, ओम नमः शिवाय या ओम इस मंत्र का एक साउंड लगा लें, और दरवाजे पर एक विंड चाइम लगा लें, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। दूसरा, घर में लगातार धर्म कर्म होते रहना चाहिए, यानी यज्ञ पूजा पाठ होते रहना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आपके घर में नियमित दान होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, अच्छे लोगों का आगमन होना चाहिए, तो इससे आपके घर में काफ़ी सुख शांति बनी रहती है।
चलिए, तो आपके मोटे तौर पर वास्तु की हमने छोटी छोटी चर्चाएं की और इन चर्चाओं से ये समझ में आया कि आपके घर में रहने वाले लोगों का जो धार्मिक वृत्ति है या उनके दान का स्वभाव है या उनके अंदर में यज्ञ है, इसकी धारणा रहने से आपके जीवन में सारे कष्टों की निवृत्ति होती है ना। इससे आपके दैविक और भौतिक उपसर्गों से आपको मुक्ति भी मिलती है। मतलब अगर आप लगातार दान करते रहते हैं तो इससे आपको परेशानियां दूर होती हैं। दूसरा, यदि आपका घर बहुत अच्छा हो तो आपका मान सम्मान बढ़ना चाहिए। परिवार के लोग एक दूसरे से ज़्यादा इंटीग्रेट हों, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें और गृहस्वामी को भी बराबर सम्मान मिलना चाहिए। आपके घर में आपको व्यावसायिक उन्नति मिलनी चाहिए। यदि गृहस्वामी लगातार कर्जदार है और कर्ज उसका कम हो रहा है तो ऐसा मान लेते हैं कि आपका घर अच्छा है, पर यदि आपका कर्ज लगातार बढ़ रहा हो तो इसे एक अशुभ संकेत माना जाना चाहिए। गृहस्वामी के आय के साधनों में अगर वृद्धि हो रही हो तो भी हम मान लेते हैं कि घर अच्छा है। यदि गृहस्वामी के आज्ञा में सब लोग रहते हैं, यानी सब लोग एक दूसरे से इंटीग्रेटेड रहते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो घर अच्छा है। परिवार के सदस्य यदि आत्मिक उन्नति कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे मान लेते हैं कि वास्तु आपका सार्थक है। और अगर कुटुंबजन आपसी कलह करते हों और व्यर्थ में धन जा रहा हो, आमदनी कम हो रही हो, गृहस्वामी निर्बल बीमार हो जाए, तनाव में पड़ जाए, कोर्ट केसेस होने लगे, है ना, तो मान लेना चाहिए कि वास्तु दोष ज़्यादा है। संतान थोड़ा सा परेशान होने लगे, कौटुंबिक परेशानी हो, गृहस्वामी का समाज में अपमान हो रहा हो, लोग उसकी आज्ञा ना मानते हो, अकाल मृत्यु हो रही हो, अकस्मात लोग तनाव में पड़ रहे हो, रोग हो, तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि घर में बहुत सारी परेशानियां हैं। और ऐसी स्थिति में वास्तु के निवारण के लिए वास्तु की सलाह लेनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है। हम आपको बता दें कि वास्तु की शांति और वास्तु की स्थापना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब कोई गृह प्रवेश करता है तो वास्तु का स्थापन होता है, और एक बार गृह प्रवेश होने के बाद जब गृह शांति नहीं रहती है तो फिर उस समय वास्तु शांति कराना चाहिए। तो इस समय हमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच तत्वों का ठीक ठीक व्यवस्थापन करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा वास्तु हमारे बजट से बड़ा हो जाता है, इसके कारण भी कई बार तनाव होता है। तो वो भी एक बार देख लें कि आपका वास्तु यानी आपका घर आपके बजट से बड़ा ना हो, वरना ये बेवजह में भी एक दोष दे जाता है। चलिए, हम चर्चा कर रहे थे वास्तु की। हमने व्यापक तौर पर वास्तु को समझा और हमने ये समझाने की भी कोशिश की कि कोई वास्तु आपका कितना फेवरेबल है, उसको आपको जांच लेना चाहिए और ताकि आप सही समय पे सही स्टैंड ले सकें। तो उसमें चर्चा हुई कि वास्तु में प्रवेश करने के बाद यदि आपका मेंटल पीस बढ़ रहा हो या आपका फाइनेंस अच्छा हो रहा हो, लोगों के बीच में इंटीग्रेशन, संबंध अच्छे हो, आपका रिस्पेक्ट अच्छा हो, आपकी हेल्थ बढ़िया हो, तो अपन मान सकते हैं कि वास्तु अच्छा है। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर आप गृह शांति करा लें, वास्तु शांति करा लें। चलिए, अब हम 12 राशियों की बात करते हैं। हर रोज कल आने वाले राशियों की चर्चा करते हैं कि आपके राशि में ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है और आपको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए और कल आप कैसे प्लान कर सकते हैं, कल को कैसे प्लान करना चाहिए 12 राशि के जातकों के लिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। चलिए, तो अब राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष शनि और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12 राशियों में यही एक राशि है जिसके लग्न में गुरु के साथ में राहु बैठे हैं। इसका मतलब गुरु चांडाल योग मेष राशि में ही पड़े हुए हैं। और आमतौर पर राहु तिरोगम ऐसे, जैसे राहु लग्न में बैठ जाए तो थोड़ा सा रोग की संभावनाएं बनती है, खासकर जब राहु गुरु से आक्रांत हो जाए और गुरु द्वादशीश होकर बैठे तो नींद की परेशानी या लगातार तनाव या चिंता के कारण मन परेशान होता है। ऐसा लिखा है कि कर्म योगा तस्य कश्चित व्याधि प्रजायते, और अगर ये लगातार ही चिंता बनी रहती है तो आपको मन परेशान हो सकता है, सिर दर्द या पेट की तकलीफ हो सकती है, या आप किसी बीमारी के शिकार हो रहे हैं, ऐसा मान लेना चाहिए। तो और 11वें स्थान में शनि, हालांकि कमाई आपकी ठीक है मगर फिर भी काम की लगातार उलझनों के कारण मन परेशान हो सकता है। इस समय देखें कि 4थे स्थान में शुक्र है, पेट की तकलीफ खासकर मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ती है। क्या करना चाहिए? यदि गुरु राहु लग्न में बैठे हों तो भगवान शिव का पूजन करें, थोड़े से गुड़ का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि इसमें वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखिए 10वें स्थान में शनि है और 12वें स्थान में गुरु के साथ में राहु है। मतलब कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए भी खर्च थोड़ा सा ज़्यादा है, रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर है। हालांकि शनि के 11वें होने से आय की स्थिति आपकी यहाँ भी अच्छी रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं है। दशमेश अगर स्वग्रही होकर बैठे तो
आपका काम तो ठीक रहता है, रिस्पेक्ट भी ठीक है। यहाँ पे हम देखें कि तीसरे स्थान में शुक्र है, थोड़ी एंग्जाइटी दिखाई पड़ती है। चौथे स्थान में चंद्रमा के साथ में मंगल है। यूँ तो दिखता है कि जैसे महालक्ष्मी योग है, मगर ग्रह कलह की संभावनाएं बन सकती है। क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि आप चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए तो भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक कर लें और साथ में थोड़े से चीनी का दान करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं तो मिथुन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि 11वें स्थान में गुरु राहु और भाग्य स्थान में शनि, दूसरे स्थान में सूर्य शुक्र, तीसरे स्थान में मंगल चंद्रमा। तो अगर तीसरे स्थान में मंगल चंद्रमा हो मतलब आपकी वाणी पर तो सरस्वती का वास है, लक्ष्मी का वास है, तो मतलब कल का दिन आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। हालांकि ये है कि आपके भाग्य स्थान में जो शनि है वो बताते हैं कि भाई कल कुछ अच्छा काम हो सकता है और अच्छे काम में भगवान की पूजा या फिर कोई नए काम की शुरुआत हो सकती है। आय के नए साधन आप जुगाड़ कर रहे हैं ऐसा दिखाई पड़ता है। करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप बढ़िया सा काले तिल का दान कर लें, शनिश्चर मंत्र का जप करें और भगवान शिव का अभिषेक करके कल के दिन की शुरुआत करेंगे तो कल दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि के स्वामी चंद्रमा धन स्थान में बैठे मंगल के साथ में, ये एक महालक्ष्मी योग है, बहुत ही अच्छा योग बनाई पड़ता है। मतलब कर्क राशि वाली जातकों के लिए काफी अच्छा समय है अगर हम चंद्रमा और मंगल के योग को देखें तो। मगर लग्न में सूर्य और शुक्र भी है, थोड़े से हेडेक की या थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी। 8वें स्थान में शनि, लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं, या पार्टनर या दोस्तों के साथ रिलेशन आपके बेहतर करने होंगे। भाग्येश राहु से आक्रांत होकर बैठे मतलब काम में काफी बाधाएं आ सकती है। कुल मिलाकर करना क्या चाहिए? शनिश्चर मंत्र का जप करें, राहु के मंत्रों का जप करें और साथ में काले तिल और काली उड़द का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल दिन बेहतर। बात कर लेते हैं सिंह योग की। इस राशि में हम देखते हैं कि मंगल चंद्रमा के साथ में बुध बैठे हैं, मतलब एक तरफ फायर है, एक तरफ इमोशन है और साथ में एक इंटेलेक्चुअल है। मतलब ये बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। सिंह राशि वाले जातक बहुत ज़्यादा फायदे में रहने वाले हैं, सिवाय इस बात के कि लग्नेश सूर्य 12वें स्थान में, मतलब थोड़ी सी हेडेक की, आंखों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। 7वें स्थान में शनि, कुछ लोगों के लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत इंजॉय करने वाले हैं, प्रेशियस टाइम एंजॉय करने वाले हैं। अष्टमेश भाग्य स्थान में मतलब रूटीन में थोड़ी सी भागदौड़ फिर भी बनी रहेगी। सवाल है करना क्या चाहिए? जब रूटीन में भागी बनी रहे तो मंगल की प्रीता के लिए, हनुमान जी की प्रीता के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़ा सा गुड़ चने का दान करने तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं तो कन्या यानी वर्ग यानी मेरी राशि की। इस राशि में भी एक बड़ी बमचक है कि 8वें स्थान में गुरु के साथ में राहु बैठे हैं तो विवाद, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल 12वें स्थान में बुध मंगल चंद्रमा, हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान रहना चाहिए। एंग्जाइटी थोड़ी सी बढ़ रही है। सभी 6ठे स्थान में शनि, ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ रही है, सावधान रहें। क्या करें? तो नियमित रूप से हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में लग्न में केतु है, केतु माना मल्टी टैलेंट, 7वें स्थान में राहु माना चीटिंग या कन्फ्यूजन या एक तरह का डिलीमा। तो लग्न में केतु है, यात्राएं हो सकती है। 7वें स्थान में राहु माने चीटिंग की संभावनाएं हो सकती है, खासकर कोई दोस्त बन करके आपको बुद्ध बना सकता है। इसमें 5वें स्थान में शनि है, संतान को लेकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी बुध हैं, इस समय 11वें स्थान में बैठे। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज कमाई की मिल रही। कुछ लोग अपने बिजनेस को या अपने नौकरी को चेंज करना चाहते हो, समय उसके लिए अच्छा। क्या करें? राहु के मंत्रों के जप के साथ दिन की शुरुआत करें, काले तिल का दान करें तो कल दिन बेहतर। बात कर लेते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि में हम देखते हैं कि भाई लग्नेश जो है मंगल है और लग्नेश मंगल 10वें स्थान में बैठे हैं। मना सब कुछ ठीक ठीक दिखाई पड़ता है। गवर्नमेंट का और आपके बॉसेस का और आपके पिता का बड़ा आशीर्वाद। भाग्य स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र है तो कुछ भागदौड़ के साथ में काम आपका अच्छा रहेगा। 4थे स्थान में शनि, कुछ लोग अपने वाहन या मकान बदलने की चेष्टा कर सकते हैं। 6ठे स्थान में राहु, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो इस समय गुरु मंत्रों का जप करें और साथ में राहु मंत्रों का जप करके दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते तो धनु यानी सेजिटेरियंस की। 3रे स्थान में शनि है और सप्तमेश भाग्य स्थान है, मतलब लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा। इस समय थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है। 4थे स्थान में बहुत सारे ग्रह एक साथ बैठ गए हैं तो मुझे लगता है कि इस राशि वाले जातकों के संतान को लेकर चिंता हो सकती है। एग्जैक्टली गुरु और राहु 5वें स्थान में बैठ गए तो क्या करना चाहिए? तो हनुमान जी का दर्शन करें, आप भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, थोड़े से गुड़ चने का दान करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में हम देखते हैं कि 7वें स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र है। शुक्र आप 10वें शुक्र के 7वें स्थान में, मतलब काम में बॉसेस का सहयोग मिलेगा, सबऑर्डिनेट्स आपको काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे। मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं और लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है आपके रिलेशन भी बड़े अच्छे ना हो। क्या करना चाहिए? चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो
कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ एंड एक्वायरेंस की। सप्तमी चंद्रमा, सप्तमी सूर्य छठे स्थान में, लाइफ पार्टनर की सेहत एकदम अच्छी नहीं है और षष्ठी सातवें स्थान में। और इसके अलावा लगता है कि कुछ दोस्तों के साथ मनमुटाव की संभावना है। कुल मिलाकर के कल का दिन थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। तीसरे स्थान में गुरु, कुछ नए ख्याल आ सकते हैं, नए ख्यालों को आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। लगन में शनि, स्वभाव के एरोगेंस से बचाएं, वरना आपके परिवार के, आपके दोस्तों के साथ और आपके बॉसेस के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं। करना क्या चाहिए, शनिश्चर मंत्र करें, काले तिल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन एंड पाइसेस की। इस राशि वाले जातक को हम देखते हैं कि इसका बृहस्पति लग्नेश होता है और ये दशमेश भी बृहस्पति होता है। ऐसा मान लेते हैं कि ऐसे लोग अपने काम और अपने रूटीन में बहुत थोड़ा फ़र्क करते हैं, यानी काम में बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं। इसके चलते काफ़ी अच्छी सफलताएं मिलती हैं और बॉसेस के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे होते हैं। हालांकि इसमें लग्नेश धन स्थान में बैठे, राहु से आक्रांत होकर बैठे, तो ये ज़रूर है कि सब कुछ के बाद भी अपने काम में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी। आठवें स्थान में किए तो भाग दौड़ काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम शनि को देखें 12वें स्थान में, खर्च लगातार वो बढ़ा ही रहे हैं इस समय। अगर हम 5वें स्थान में सूर्य शुक्र देखें तो संतान को लेकर थोड़ी चिंता। छठे स्थान में मंगल चंद्रमा बुध बैठे हैं, जो बताते हैं कि सब कुछ के बाद में थोड़ा तनाव बना रह सकता है। क्या करना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें, बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दें। केतु के मंत्रों के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था वृश्चिक लेकर मीन का हाल। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।